guys, how are you? I hope you all are fine. जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का कुछ पार्ट मैंने आपको क्लियर किया था। अब आज के वीडियो में मैं आपको असहयोग आंदोलन के बारे में आगे डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको असहयोग आंदोलन को थोड़ा सा ब्रीफ में ही समझाया था। अब मैं डिटेल में समझाऊंगी कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव किस तरह से शहरों में पड़ा, गांव में पड़ा और बागानों में पड़ा। क्योंकि उस समय भी मैंने आपको बताया था कि सभी जगह जो भारतीय जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस परेशानी से उबारने के लिए सभी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको अलग अलग रूपों में लिया। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है शहरों में आंदोलन, कि शहरों में किस तरह से आंदोलन फैला। कि शहरों में आपको सभी को पता है कि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन था वो सन 1921 में खिलाफत असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। तो शहरों में आंदोलन सबसे पहले किस तरह से फैला कि जो शहरों में मध्य वर्ग था उसकी हिस्सेदारी असहयोग आंदोलन में सबसे ज़्यादा रही। और जो मध्य वर्ग था उसमें जितने भी स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जो हेडमास्टर और शिक्षक थे, टीचर्स थे, उन सब ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और जो वकील थे उन्होंने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। और इसके बाद जो विदेशी सामान था उन सब का बहिष्कार किया गया। और जो विदेशी कपड़े थे उन सब की होली जलाई गई। और धीरे धीरे चलते हुए 1921 से 1922 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का आयात था, दूसरे देशों से जो विदेशी कपड़ा भारत में आता था उसका आयात धीरे धीरे आधा रह गया। और इस तरह से शहरों में ये आंदोलन फैल गया। लेकिन धीरे धीरे जो ये आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, शहरों में धीमा पड़ने लगा। धीमा पड़ने के भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी कपड़ों को आयात जो था वो बंद होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। और भारत में जो लोग थे वो खादी कपड़े का इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे थे। लेकिन जो खादी का कपड़ा था वो मिल में बने कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था, इसलिए भारतीयों के लिए उस महंगे कपड़े को खरीदना मुश्किल होता जा रहा था। स्पेशली जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके लिए खादी का कपड़ा खरीदना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरा था कि जो वैकल्पिक संस्थान थे, यानी कि जो उस समय पर स्कूल कॉलेज बच्चों ने जाना बंद कर दिया था। अगर हम ब्रिटिश संस्थानों में नहीं जाएंगे तो हमें कोई उसका विकल्प होना चाहिए। तो वैकल्पिक संस्थानों की जो व्यवस्था थी वो उचित नहीं थी। और जो प्रक्रिया भारतीय लोग भी अपने ये शिक्षण संस्थान शुरू कर रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी, बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस था। और इतने समय तक बच्चे, टीचर्स बिना नौकरी के और बच्चे बिना पढ़े अपने घरों में नहीं रह सकते थे। और इसलिए इन सारी परेशानियों को देखते हुए सभी लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौटने लगे। और आगे जो मैं इमेज दिखा रही हूँ उसमें यही आप देखेंगे कि शहरों में जो असहयोग आंदोलन था वो किस तरह से अपना रूप ले रहा था। इस तरह से असहयोग आंदोलन शहरों से बढ़ता बढ़ता गांव की तरफ चला। गांव में अवध के किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर वो मजदूर देशवाद में दूसरे देशों में मजदूर के तौर पर काम करने के लिए जाते थे, जैसे गुयाना, वेस्ट इंडीज़ जैसे देशों में काम करने के लिए जाते थे। तो ये बाबा रामचंद्र जो थे ये भी एक गिरमिटिया मजदूर थे, जो कि अवध के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और अवध के किसान जो थे वो किसके खिलाफ थे, क्या चाहते थे वो? ये जो उनका आंदोलन था वो ज़मींदार और तालुकादारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे और तरह तरह के कर वसूल करते थे। और किसानों को उस समय पर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी बिना पैसों के काम करना पड़ता था। और उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। और पट्टे वो लोग निश्चित करने भी नहीं देते थे, क्योंकि वो यदि पट्टे निश्चित करेंगे तो वो ज़मीन हो सकता है थोड़े दिनों में किसान खुद कह दे कि ये ज़मीन हमारी है। तो इस तरह से वो हमेशा बदलते रहते थे।
तो इसलिए वहाँ के किसान जो थे ये आंदोलन कर रहे थे। और उनकी मांग क्या थी कि जो लगान है ये कम हो जाए, जो ज़मींदार हैं उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और इस तरह से 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने और बाबा रामचंद्र ने मिलकर अवध किसान सभा का गठन किया। 1921 में जब ये आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और ज़मींदारों के घरों पर लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर लोग कब्जा करने लगे। और स्थानीय नेता जो थे उन्होंने किसानों से कह दिया कि अब स्वराज आ गया है और अब कोई लगान नहीं भरेगा और सभी की जो ज़मीन है वो सब गरीबों में बांट दी जाएगी। जो आदिवासी किसान थे उन्होंने तो स्वराज का कुछ और ही मतलब निकाला। उन्होंने जो आंध्र प्रदेश की जो गुड़ेम की पहाड़ियाँ थी उसमें 1920 में उन्होंने गुरिल्ला आंदोलन शुरू कर दिया। और गुरिल्ला आंदोलन क्या होता था कि पीछे से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर वो लोग हमला कर देते थे। और आदिवासियों के, और ये सब परेशान क्यों थे आदिवासी? क्योंकि आदिवासी इसलिए परेशान थे क्योंकि उस समय पर जो आदिवासी का अपना कोई अर्निंग तो होती नहीं थी। वो जो जंगल होते थे वही उनको पूजा करते थे, जंगल ही उनका सब कुछ थे। जंगलों में वो अपने जानवर चराते थे, जंगलों की जो लकड़ियाँ होती थी उनसे अपने घर का काम करते थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया, यानी जंगलों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो जंगल वो अपने ना तो अब जानवर चरा सकते थे ना ही किसी तरह की वहाँ से लकड़ियाँ ले सकते थे। तो इस तरह से आदिवासियों को बहुत ही परेशानी हुई। और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उन्होंने आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अहिंसा पर ही नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए अपनी आज़ादी लेने को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि अहिंसा से यानी बिना मार काट के हम अपनी आज़ादी नहीं ले सकते, इसके लिए हमें बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने थानों पर, जो ब्रिटिश थाने थे उस समय पर, उन पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की योजनाएं बनाई। और आखिर में जो अल्लूरी सीताराम राजू थे जिन्होंने आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था, 1924 में उनको फांसी दे दी गई। तो आगे की इमेज में आप दिखाएंगे कि किस तरह से जो हमारे ग्रामीण इलाके थे उसमें सभी ने असहयोग आंदोलन किस तरह से फैला। अब हम पढ़ेंगे कि बागानों में स्वराज किस तरह से फैला। जो असम के जो बागान मजदूर थे उनके लिए स्वराज का अर्थ यह था कि वो उस चार दीवारी से अपनी मर्जी से बाहर जा सके जिसमें उनको बंद करके रखा जाता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वो अपने गांव से कनेक्शन कर पाएंगे, संपर्क कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे थे उस समय पर। जो 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था उसके अनुसार ये जो बागान मजदूर थे वो बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। और जो ये इनको परमिशन थी, ये जो छूट थी, वो उनको बहुत ही कभी मिल पाती थी। तो इस तरह से उनके लिए आज़ादी एक बहुत बड़ा मायने रखती थी। तो असहयोग आंदोलन का जब इन मज़दूरों ने नाम सुना तो उनको लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने जो अपने अधिकारी थे उनके ऑर्डर्स की अवहेलना करी और वो अपने गांव की तरफ भागते हुए चले गए। लेकिन रास्ते में स्टीमर्स और ट्रेन्स की जो हड़ताल थी उसकी वजह से जो असम के मजदूर थे उनको बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उनकी बहुत पिटाई की गई। और इस तरह से आपने पढ़ा कि किस तरह से असहयोग आंदोलन जो था वो विभिन्न रूप अलग अलग जगहों पर ले रहा था। और फाइनली जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो असहयोग आंदोलन है ये धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा है। उन्होंने अहिंसा के द्वारा इस आंदोलन को करने के लिए कहा था, लेकिन ये उग्र होता जा रहा था, इसमें हिंसा बहुत हो रही थी। और उनको लगा कि जो ये सत्याग्रही हैं उनको हमें प्रॉपर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे।
तो उस समय पर उन्होंने असहयोग आंदोलन को इन कारणों से वापस ले लिया। सो गाइस, अभी आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में, और आगे का जो चैप्टर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए